हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वाई पेंशन। पेंशन की ज़रूरत हमको क्यों है और पेंशन को हमको कैसे प्लान करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। आइए हम इसको देखते हैं। किसी भी इंसान की लाइफ में दो हिस्से होते हैं। उसका जो पहला हाफ होता है वो होता है एक्यूमुलेशन पीरियड, जहाँ पे वो पैसे को नियमित वक्त के हिसाब से इकट्ठा करता है। सैलरीड पर्सन उसको बेसिकली अपनी सैलरी से कटवाते हैं। जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे, जो जब भी उनके पास पैसा अवेलेबल होता है सरप्लस में, वो उसकी एफडीज या इन्वेस्टमेंट्स करते जाते हैं। और एंड में ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ कॉर्पस है, जब जितने समय के बाद उसको रिटायरमेंट का अपना प्लानिंग करना है, वो एंड में जाके एक पेंशन फंड इकट्ठा करता है। ये पेंशन फंड यानी एक अमाउंट ऐसी इकट्ठा होती है जो उसकी पेंशन के लिए यूज़ होनी चाहिए उसके बची हुई ज़िंदगी के लिए, जो कि हमारा सेकेंड हाफ है। जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ होता है उसमें एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए होती है, जो कि टिल डेथ हो। ये वो पैसे से मिलनी चाहिए जो पैसा हमने अपने फर्स्ट हाफ में इकट्ठा किया है। इस पैसे की प्लानिंग जो हमने फर्स्ट हाफ में पैसा इकट्ठा किया है उसकी ये जिम्मेदारी है। उसके थ्रू ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है कि वो पैसा आपको लाइफ टाइम कैश फ्लो एक देता रहे, यानी जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पैसा मिलता रहे। और ऑफ कोर्स जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो वो पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाना चाहिए। ये बेसिक एक प्लानिंग है जहाँ पे पेंशन के रूप में हमें करनी है। इसके पहले कि हम पेंशन को जाने, हमें कुछ फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ये है पेंशन, इसकी प्लानिंग हमको क्यों करनी है। हमें ऐसा लगता है हमने सफिशिएंट प्लानिंग करी है, इतना लंबा मैं नहीं जीऊँगा, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। डेटा क्या कहता है इसको जानते हैं। डेटा कहता है कि एक 65 साल के आदमी की प्रोबेबिलिटी, ये इंडिया का सेंसस का डेटा है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें, 65 साल के इंसान की अगले 15 साल तक जीने की जो प्रोबेबिलिटी है इंडिया में, वो लगभग 95% है। यानी 100 में से 95 लोग अगले 15 साल और जिएंगे जिनकी आज उम्र 65 साल है। इसी तरह 20 साल जीने की प्रोबेबिलिटी 84% है, 25 साल जीने की 63% और 30 साल जीने की यानी अप टू एज 95 जीने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आज की डेट में 35.7% है। यानी एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप लंबा जीने वाले हो। आप लंबा जीने वाले हो और ये चीज़ डेटा कह रहा है, भले ही आप इंडिविजुअल रहो या ना रहो। सच्चाई ये है कि 100 में से 35% लोग अगले 30 साल तक ज़िंदा रहने वाले हैं, अगर उनकी एज आज 65 साल है। तो बड़ा सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है वो ये आता है कि आर यू प्रिपेयर टू लिव लॉन्गर। क्या आपने इसकी तैयारी की है? क्या आपने इसके हिसाब से कुछ ऐसा किया है जो आपको उस समय तक लेके जाए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सवाल पूछना एज अ सेल्स पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ कस्टमर उसको ये जानना और इसका प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू प्रिपेयर्ड टू लिव लॉन्गर? आइए कुछ डेटा से इसको देख लेते हैं। ये पुराना सेंसस, अभी का सेंसस है करंट जो अभी चल रहा है। इंडिया में उस वक्त पॉपुलेशन थी 121 करोड़, और उस वक्त 60 एंड अबव पीपल जो थे वो 10.39 करोड़ थे, जो कि आबादी का 8.6% होता है। आज की डेट में ये जो है वो बढ़ के हो गया है 10.3 करोड़, जो कि पहले 2001 में था 7.6 करोड़। तो जो इंक्रीज आया है वो आया है 35.5% का, यानी 35% लोग अब ज़्यादा हैं जो 60 साल की उम्र के में रह रहे हैं। जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की, वो 62 साल से बढ़ के अभी हो गई है 74 साल, 74 ईयर्स हो गई है। ये सब की एवरेज होती है, यानी सारे लोग, आप मैं सब मिला के इसमें आता है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसा सिचुएशन है और उसमें से कई लोग लंबा जीने वाले हैं, तो व्हाट इफ़ यू लिव अप टू 100? ठीक है, आप नहीं जियोगे, आपको ऐसा लगता है, पर अगर जी गए तो क्या? अगर मर गए तो क्या, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लाइफ इंश्योरेंस एड्रेस करता है। पर अगर जी गए तो क्या, वो क्या आप प्लान करोगे, उस वक्त तक कैसे जियोगे, उस वक्त आपका प्लानिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल का एड्रेस करना, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है। इससे बचने से काम नहीं चलेगा। आइए देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं जिंदा रहने के। अगर आप लंबा जीते हैं तो लॉन्जिविटी रिस्क, लॉन्जिविटी यानी आप बहुत लंबा जी रहे हैं तो उसका एक ख़तरा है। उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आउट लिविंग योर सेविंग्स, कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, आज मेरे पास एफडी है,
मेरे पास अदर एवेन्यूज़ है इन्वेस्टमेंट के, वो जो मेरा पैसा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, वो मेरा चलेगा। पर क्या आपको वो हमेशा एंड तक लेके जा पाएगा? ये एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर हमको ढूंढना पड़ेगा। अनसर्टेन या इनसफिशिएंट इनकम, कई बार क्या होता है कि जो इनकम होती है वो या तो रेगुलर नहीं है या इनसफिशिएंट है। जैसे बहुत सारे जगह देखा गया है, लोगों ने पेंशन प्लान लिए थे या लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी जो उस वक्त के हिसाब से ठीक लगती थी, लेकिन जब इंसान रिटायर होता है या जब उसको एक्चुअल ज़रूरत पड़ती है तो वो इतना कम उसकी वैल्यू हो जाती है कि वो उनके काम का नहीं आता। आज से 30 साल पहले लोगों ने इंश्योरेंस लिया था, पेंशन्स ली थी, जिसमें उनको 1,000 2,000 रुपए का पेंशन मिलना था। वो उस वक्त के हिसाब से बड़ी अमाउंट थी, लेकिन आज के हिसाब से ज़ीरो है। जो हमारे लोग ऑफिसर्स या लोग रिटायर होते हैं, एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं सरकारी संस्था से, उनको जो पेंशन मिलती है, तो आज से 15 साल पहले जो रिटायर होते थे उनको 10-15 हज़ार रुपये मिलती थी। आज की डेट में वो 10-15 हज़ार रुपये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए कि जो राइजिंग हेल्थ के जो क्या कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा ख़तरा है जो लोग ध्यान नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, वो डिमेंशिया का है। डिमेंशिया यानी ऐसा मेंटल स्टेज जहाँ पे जो खासकर बुढ़ापे में होता है, एडवांस स्टेजेस में लोग भूल जाते हैं, लोग भूलने लगते हैं कि उनके पास क्या चीज़ें हैं, क्या करना है क्या नहीं। ऐसी स्टेज में भी पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? ऑफ कोर्स देयर आर फैमिलीज। नॉर्मली पहले क्या होता था कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, और उस जॉइंट फैमिली में बाकी सारे लोग बुज़ुर्ग का ख्याल रखते थे। उसमें बच्चे से लेके बड़े सब ख्याल रखते थे, चाहे वो उनकी फ़िज़िकल ज़रूरतें हों, खाने पीने से लेके या उसकी फ़ाइनेंशियल ज़रूरतें हों। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। आज के ज़माने में डेमोग्राफिक चेंज हो सका है। जो सच्चाई है वो आज के ज़माने में क्या है कि हम खुद भी और अपने बच्चों को हम अच्छा पढ़ाते हैं, और वो बच्चे जो है मूव आउट कर जाते हैं अपने अपने लक्ष्य की तरफ, अपने कैरियर को लेके, और वो जो है अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हमसे अलग हो जाते हैं। या तो वो दूसरे देशों में चले जाते हैं या दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। और सच्चाई ये है कि जो भी हमने अपने उनके लिए घर बनाया है या प्रॉपर्टीज़ बनाई है, वो उसमें नहीं रहने वाले। ये या तो आपको बेच के उनको पास ऑन करनी पड़ेगी, और या आप वो आपके जाने के बाद वो बेच देंगे। यानी एनी हाउ वो प्रॉपर्टी वो लेना उनको चाहिए, लेकिन आपके साथ रहने का और आपका ख्याल रखने का पैसा उनके पास नहीं है। सच्चाई आज की यही है, जैसे फ़ोटो में दिखाया है कि दूर से फैमिली है, वो अपने दादा दादी से बात कर रही है, दादा दादी यहाँ से कैमरे से बात कर रहे हैं, और इस तरह वर्चुअल कनेक्टिविटी आज की सच्चाई है। एक्चुअल में ये होना आज बहुत मुश्किल है। ये जो फैमिलीज़ हैं इनको ख़ासकर एक प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं एक प्रॉपर्टी को खड़ा करने में, या एक से अधिक प्रॉपर्टी कई कई बार खड़ा करने में, और उनके पास प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, वो डेट को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो एंड में कैश फ्लो का प्लानिंग नहीं कर पाते। यानी एक रेगुलर इनकम, पेंशन कहिए या एन्युटी कहिए, किसी भी रूप में उनके पास नहीं आती। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वेल्दी तो हैं, जिनके पास जो बंगला है उसकी कीमत 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ है, या उनके पास एक और फ्लैट है, लेकिन वो साथ ही साथ कैश पुअर है, क्योंकि वो उन्होंने उसका ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया। तो घर तो बना लिया, लेकिन एडिशनल वो इनकम नहीं आ रही जिससे वो घर में अच्छे से सहूलतों के साथ रह पाए। घर 4 करोड़ का है, लेकिन इनकम 40,000 की भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें साथ में जाती है। वैसा नहीं है कि किसी को अगर घर पैसा चाहिए तो कहेगा भैया ठीक है आप आधा कमरा मेरा बेच दो या लोन पे रख दो, या तो उसको फिर पूरा रिवर्स मॉर्टगेज या लोन पे बेचना पड़ेगा। ऐसा प्लानिंग अगर करेंगे तो ये स्थिति जो है, घर बना लिया ठीक है, पर हाथ में पैसा भी आना चाहिए। जो घर छोड़ के जाने वाले हैं हम बच्चों के नाम पे, उसमें भी एक रिस्की ट्रांजिशन है। उसमें बहुत बार लीगल डिस्प्यूट आते हैं, जो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो और लोग हैं, वो उसमें काउंटर करते हैं, वो कहते हैं हमको भी चाहिए। कई बार देखा गया है कि इलीगल ऑक्यूपेशन हो जाता है, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं तो जो दबंग लोग होते हैं या जो नेता टाइप लोग होते हैं या कई भी जो भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, कई बार उस पर कब्जा कर लेते हैं। बिल्डर माफिया लोग का नज़र होता है, बहुत से केसेस हमने देखे हैं। रिलेटिव से प्रेशर होता है, रिलेटिव्स कहते हैं कि बच्चे सेटल हो गए तो हमारे लिए कुछ करिए, हमको इसमें मिलना चाहिए, घर हम देख रहे हैं तो हमको मिलना चाहिए। खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे गांव में घर होता है या अदर प्लेसेस पे हम घर बनाते हैं। इसके अलावा जो एसेट एक्वायर्ड होता है बच्चों का खासकर, वो कई देशों में टैक्सेबल होता है अंडर वेल्थ टैक्स। तो ये सारे चीज़ें भी उसमें आती है। और ये जो है ना वेल्थ रहता है,
वेल्थ का बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास तो मैं तो बड़ा वेल्दी हूँ, मैंने ये बनाया। तो अभी सवाल ये है कि इज़ वेल्थ अ गारंटी फॉर पीसफुल ओल्ड एज? क्या आपको वेल्दी होना सफिशिएंट है? आंसर है नहीं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है विजय सिंघानिया जी। रेमंड्स के मालिक हुआ करते थे। 1.4 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ हुआ करती थी। हिंदुस्तान के शानदार रिकॉर्ड्स इनके नाम पे हैं। पर क्योंकि इन्होंने सही से वेल्थ ट्रांसफ़र नहीं किया और उसके अलावा इनके पास खुद की कोई पर्सनल प्लानिंग नहीं थी, आज ये एक पाई पाई के लिए मोहताज है। वो फैक्टर्स में हम नहीं जाएंगे, पर प्लानिंग को हम यहाँ फोकस कर देंगे। प्लानिंग होना ज़रूरी है, वो चाहे आदमी बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए ज़रूरी है। एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल ले सकते हैं ए के हंगल जी का। ए के हंगल जी बहुत मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे। इन्होंने इनको पद्म भूषण मिला था 2006 में। ये कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं थे। इन्होंने 200 फिल्म से ज़्यादा फिल्म में काम किया था, लेकिन क्योंकि इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी प्रॉपर, और नॉर्मली उस वक्त कोई नहीं करता था, तो उनके जब डेथ की टाइम आई, जब उनकी बीमारी हुई, तो वर्चुअली उनके बच्चे को पूरी फिल्म फेटर्निटी से पैसे मांगने पड़े ताकि वो उनको इलाज करा सके और आखिरी समय में, और वो किसी तरह उनके जो लास्ट राइट्स थे वो पूरे किए गए। सवाल यही है कि क्या सही पेंशन प्लानिंग के साथ ऐसा ही होता? आंसर है शायद नहीं। अगर वो पेंशन प्लानिंग की होती तो उनके पास एक कैश फ्लो बना रहता। और ये जो लोग महाराष्ट्र से हैं या जो लोग ने इनके बारे में जानते हैं, ये काफ़ी दान करने वाले लोगों में से थी। ये उन फिल्मी हस्तियों में हैं जिन्होंने बहुत कुछ दान किया है अपने कमाई में से। सो एनीमो वो भी काम नहीं आता है, काम आता है खुद की प्लानिंग। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो रिसेंटली देखने में बहुत आ रहा है, वो है अनसर्टेनिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो इतना बदल रही हैं, उसकी वजह से जो हमारा ढांचा था वो चेंज हो रहा है और चैलेंज हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जो लोग, जो सीनियर सिटीजन, जो एक परंपरा चली आ रही थी हिंदुस्तान में कि रिटायरमेंट के बाद या जो लोग ज़िंदगी भर पैसा एक्यूमुलेट करते थे, उसको वो एफडीज में रखते थे और उसके बाद इंटरेस्ट से अपना जीवन व्यापन करते थे, वो चीज़ एकदम से धराशायी हो गई। इसको हम एक बेसिक चीज़ में समझते हैं कि कोई भी 60 साल का आदमी प्री डिमोनेटाइजेशन में अगर वो 10 लाख रुपया उसकी सेविंग थी और वो बैंक में रखता था, तो उसको 9.5% के हिसाब से 95,000 रुपीज़ उसको साल के मिल जाते थे। अब जब आज की स्थिति है, तो वही 10 लाख रुपया अगर उसको मिल रहा है, तो जो उसको रेट मिल रहा है वो 5.5% का, यानी 55,000 रुपये ही उसे साल के मिल रहे हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि आगे कितना जाएगा। पर सवाल ये है कि वो 40,000 रुपया कहाँ गया? वो 40,000 रुपये जो अवेलेबल था अभी तक, जो कई सालों से, शायद 30-40 सालों से कांस्टेंट था कि लगभग इतना पैसा मिल जाएगा लोगों को, और उसके हिसाब से लोग प्लानिंग किया करते थे अपना रिटायरमेंट, आज वो लागू नहीं होती। आगे ये कहाँ जाएगा नहीं पता। ये आज छोटे से हम देखेंगे ड्रॉप इन इनकम कैसे मेरा सेब बिना खाए आधा हो गया, वो समझने की ज़रूरत है कि 2015 में अगर कोई 50 लाख रुपया रखता था अपने डिपॉजिट में, 9.5% का रेट के हिसाब से 4,75,000 उसे सालाना मिल जाता था। 2017 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे वो 6.5% पे आ गया और 3,25,000 रुपया उसको मिलने लगा। 2019 में वही 6% पे आ गया, और आज 2020 में जब हम बात कर रहे हैं, तो 5.5% के हिसाब से सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो फिर ये आधा परसेंट और कम आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमें समझना पड़ेगा जब भी हम बात करते हैं पेंशन की। पेंशन क्यों होना चाहिए? पेंशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके पास कुछ भी गारंटीड होना चाहिए जो कभी ड्रॉप ना हो। इसके अलावा एक नया चीज़ देखने में आया, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं पर इसको मेंशन करना ज़रूरी, कोरोना का चैलेंज। कोरोना का चैलेंज इसलिए क्योंकि जिनके साथ आप रहते थे या खुद के अपने लिए, तो बहुत से लोगों का ऐसा है कि उनके इंक्लूडिंग अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग, जवान और उम्रदार दोनों के साथ एक प्रॉब्लम आई कि उनको लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, बहुत लोगों की नौकरियां गई। इकनॉमी बहुत बुरी तरह हिट हुई। इकनॉमी बुरी तरह हिट हुई है, इससे सारे फैक्टर्स इफेक्ट हुए हैं, हर तरफ प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर आपके पास एक कैश फ्लो की ऑलरेडी एक जुगाड़ है तो ठीक है, अदरवाइज पैसा आज की डेट में लेना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैडली हिट हुए हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, हमने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बार लगातार रेट कट किए। इनफैक्ट पिछले एक साल में 5 बार रेट कट किए हैं, लेकिन 3 बार कोरोना के ड्यूरिंग में किए हैं, और अभी फर्दर रेट कट एक्सपेक्टेड है। सेंसेक्स बुरी तरह क्रैश हो गया है, यानी अभी इन्वेस्टमेंट की कोई जगह बची नहीं है।
बहुत ही मुश्किल है जहाँ पे आप एक गारंटीड पार्ट अपने लिए प्लान कर सको, खासकर पेंशन जैसी चीज़ों में। फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट, ये आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है, जहाँ पे जो बैंक रेट है वो गिरते गिरते आज की डेट में 4% पे आ गया है। अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा पेंशन का कॉन्सेप्ट। जो पेंशन होता है वो जिस रेट पे इशू होता है, वो रेट लाइफ टाइम कभी चेंज नहीं होता। वो डेट ऑफ परचेज पे जो रेट आपको मिलता है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर आप 2001 में देखें तो रेट जो है लगभग 14% के आसपास थे, 11.5-12% पे थे। उस वक्त एल की जीवन अक्षय जो पेंशन पॉलिसी थी, उसमें रेट आता था 11.38%। जिन लोगों ने 11.38% पे वो पॉलिसी ली थी, वो इम्यून हो गए इस पूरे फ्लक्चुएशन से, उनको इस फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी 11.38% पा रहे हैं, और जब तक जिएंगे तब तक 11.38% पाएंगे। अब ये क्योंकि डेटा बहुत पुराना लगता है 2001 तो पुरानी बात हो गई, तो इसीलिए मैंने सिर्फ साल भर का डेटा लिया है। इसमें साल भर का जो डेटा है उसमें भी देखेंगे कि जो बैंक रेट है वो 5.75% से गिरते गिरते आज 4% पे आ गया है। आप देखें तो इसमें 5 जगह गिरावट आई है, और उसके बाद आज का रेट 4% है। अगर एक साल पहले भी क्या भी देखें तो जीवन शांति पॉलिसी उस वक्त चालू थी, जो इमीडिएट एनिटी में 6.76% का रेट देती थी। यानी जितने भी लोग उसमें उस रेट पे एंटर हो गए वो उस वक्त की बैंक एफडी से ज़्यादा था, और आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो जो रेट है 6.76 का, वो उसको लाइफ टाइम गारंटी है, वो उसको कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ये रेट फर्दर नीचे जाता है, 3.5% होता है, 3% होता है, तब भी 6.76% बना रहेगा। ये जो रेट है, ये आपको बहुत बड़ा एक कुशन या मदद महसूस करता है आपको कैश फ्लो लाइफ में होने के लिए। अगर आपके ऐसी कोई प्लानिंग है तो आपको पैसा हाथ में आता रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उस पर रिलाई कर सकते हो। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत से लोग सारा पैसा अपना पूरा बैंक में रखते हैं कि मैं बैंक के अलावा ट्रस्ट नहीं करता, बैंक में पैसा रखते हैं। बैंक कोई भी हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बैंक में सारा पैसा रखते हैं। कहने का मकसद ये है, इट इज़ टू रिस्की। आज की डेट में ये बहुत रिस्की है, खासकर बैंक में भी। पहले तो कोऑपरेटिव बैंक या वो तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, जो नेशनलाइज बैंक है या बड़े बैंक हैं वो भी डूबे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आप सारा पैसा एक जगह रखते हो तो यू आर टेकिंग रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर आपका बैंक डूब गया या उसमें प्रॉब्लम हो गई तो क्या करोगे? बैंक डूब गया तो क्या करोगे? क्योंकि हमने देखा जो कभी नहीं होता था वो हुआ। आईडीबीआई बैंक डूबा, यस बैंक की में घोटाला हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक, बहुत सारे बैंक आज की डेट में बहुत बुरी स्थिति में है। ठीक है, मेजर बैंक्स को सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया है, पर आगे क्या होगा हमको पता नहीं। तो इट इज़ सेफ कि अपना फंड थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। ये जो पूरा ज़रूरतें हैं, इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि आपके पास एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो आपको गारंटीड फंड मुहैया कराए, और वो पॉसिबल होती है पेंशन से। आपको पेंशन लेना चाहिए। अगर हम बात करें तो बिना प्लान की डिटेल में जाए हुए सिर्फ उसको टच करते हुए बताना चाहूँगा कि एल में दो पेंशन के प्लान चालू हैं। एक है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। बेसिकली ये गवर्नमेंट का प्लान है जो एल एडमिनिस्टर कर रही है। इस प्लान में 60 साल से अबव हो लोगों को ही ये मिल सकता है। जो भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर है उसको मिल सकता है। इसमें अगर आप ईयरली एक बार में पैसा लेते हैं तो 7.66% रिटर्न आता है, और अगर पर मंथ के हिसाब से पैसा लेते हैं तो 7.4% का रिटर्न बैठता है। ये सिर्फ 10 साल की पॉलिसी है, इसमें कोई जीएसटी नहीं देना है इनिशियल फंड में। लोन अवेलेबल आफ्टर 3 ईयर्स, और अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम जो डिपॉजिट आप कर सकते हो वो है 15 लाख रुपया। समझने की बात इसमें यह है कि ये सिर्फ 10 साल का एनुटी, यानी एक तरीके से एफडी है, जिसका रेट जो है 7.4% है। इसमें अगर आप मैक्सिमम 15 लाख रुपये डालते हैं तो एनुटी आपको या तो 9,250 रुपये मंथली मिलेगी, या 1,11,000 ईयरली। 1,11,000 के लिए आपको 14,49,000 रुपये भरना पड़ेगा। दूसरा जो प्लान अवेलेबल है वो किसी भी एज के लिए, यानी 30 से ऊपर किसी भी एज के लिए अप टू 100 वो अवेलेबल है। जीवन शांति, जो जीवन शांति है ये एक प्योर पेंशन पॉलिसी है, जिसमें जिस एज पे आप इसे लेते हो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसे इमीडिएट भी ले सकते हो, यानी तुरंत आपका पेंशन शुरू हो जाएगा, या आप अपने एज के हिसाब से अगर उसे डिफ़र करना चाहो
तो कई साल बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, अप टू मैक्सिमम 20 साल तक आप डिफर कर सकते हो। यानी जब आपको पेंशन की ज़रूरत है उस वक्त से आपका पैसा गारंटीड रहेगा। तो ये जो प्लान है ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है, और ये लाइफ के एंड तक आपका पैसा आपको कैश फ्लो गारंटी करता है, वो भी गारंटीड। अब इन सब चीज़ों में एक जो चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो खासकर याद रखना है, जो बाकी जगह अभी अवेलेबल नहीं है, वो है कि एल में अभी भी सेक्शन 37 ऑफ LIC ऑफ इंडिया एक्ट लागू होता है, जिसमें सरकार की गारंटी है कि आपका हर एक पैसा, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, LIC का पैसा सरकार के द्वारा गारंटीड है। यानी ईश्वर ना करे अगर LIC का कुछ हो गया, फाइनेंशियली डूबने की कगार आती है, तो ये सारा पैसा भारत सरकार आपको चुकाएगी, यानी आपको पैसा डूब नहीं सकता, एक एक पैसा आपका गारंटीड है। ये जो प्लानिंग है आपको करना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसको एक एक पैसा अपना इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, अपना एक हिस्सा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। याद रखिए कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप पूरा अपना डिपॉजिट LIC में शिफ्ट कर दो, बिल्कुल नहीं कह रहे। आपके FDs हैं, अच्छी बात है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, अच्छी बात है, आपके लैंड है, अच्छी बात है। आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स में से एक इन्वेस्टमेंट, एक हिस्सा आप पेंशन में भी रखें, आप एक हिस्सा गारंटीड एन्युटी में रखें। इससे आपको आपके अनसर्टेनिटी से छुटकारा मिल जाएगा। एक एक आपकी जो प्रॉब्लम है, हो सकती है कैश फ्लो की, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, एटलीस्ट उतने पैसे के लिए जितना आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको बहुत ही सीरियसली सोचिए, विचार करिए। ये जो पूरा वीडियो बनाया है ये सिर्फ आपको ये जानकारी देने के लिए है कि इसमें आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है जिसमें आपको प्लान करना चाहिए।